हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज जो हम लोग 10th बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका हम लोग आज पार्ट 1 करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में जानिए। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर हम लोग बोलें तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। रिप्रोडक्शन का अगर हम डेफिनेशन लिखें, द प्रोसेस बाय विच तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि देयर ओन काइंड, ठीक है, उनके जैसे यंग वंस वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जिस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे इंसान का बच्चा है तो इंसान जैसा दिखता है ना। तो ह्यूमन बींग्स कैन रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं और ह्यूमन बींग्स ही वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। जैसे अगर हम डॉग्स का बात करें तो उनके बेबीज डॉग्स होंगे, कैट्स का बात करें तो उनके बेबीज कैट्स होंगे, वैसे ही ह्यूमन बींग्स के ह्यूमन बींग्स होंगे। तो जो भी मैंगो ट्री का अगर सीड है तो उससे जो नया ट्री उगेगा वो भी क्या होगा, मैंगो ट्री ही होगा। तो यानी कि ये प्रोसेस है जिसमें कि हम एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, इसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन वन ऑफ द क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट फेनोमेना हमारे बॉडी में रखा गया, मतलब माना गया है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन, जबकि हमारे सर्वाइवल के लिए ये जरूरी नहीं है ना। अगर आप रिप्रोडक्शन का बात करें तो रिप्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अवर सर्वाइवल, हमारे जीवन के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं भी करता है तो वो अपना जो लाइफ है वो एज इट इज जी सकता है। पर यहाँ पे जो बात है इसका इंपॉर्टेंस है क्या, इंपॉर्टेंस है अपने जो आपका जनरेशन है उसको कंटिन्यू करने के लिए जो है होता है ये। मान लीजिए कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स चाहते हैं कि अर्थ पे आज से 100 साल के बाद या 1000 साल के बाद भी ह्यूमन बींग्स रहें, तो उसके लिए क्या करना होगा, ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करना होगा। या कोई भी स्पीसीज है वो ये नहीं चाहता कि उनका जो नंबर है वो खत्म हो जाए, वो एक्सटिंक्ट हो जाए अर्थ से। तो इसके लिए उनको क्या करना होगा, उनके जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए उनको रिप्रोड्यूस करना इंपॉर्टेंट है। तो रिप्रोडक्शन का अगर हम इंपॉर्टेंस का बात करें तो क्या है ये, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ देयर जनरेशन। है ना, यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन का, कि जो भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है तो वो क्यों करता है, ताकि जो उसका जनरेशन है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, वो खत्म ना हो जाए इसलिए। तो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप से। तो हमारे पास दो टाइप हैं रिप्रोडक्शन के, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट से जो स्पीसीज है वो अपना लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। वेयर अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है, 2 अलग अलग पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसी से क्या होता है, उसी से जो है न्यू बेबी जनरेट होता है। तो अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो हमको सेक्सुअल में सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में पढ़ना है, एक है प्लांट्स और दूसरा है ह्यूमंस। हम लोगों के बारे में और प्लांट्स के बारे में, है ना, ज्यादातर जो इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का वो ये पढ़ने में होता है, ह्यूमंस के बारे में, ह्यूमंस का रिप्रोडक्शन पढ़ने के बारे में, है ना। तो इंटरेस्टिंग है भी, हमारे लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो यहीं पे आता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज हम लोग सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंसेस लिखने आते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के। तो सबसे पहला आपको डिफरेंस लिख देना है कि सेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सॉरी एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है। इसके बाद सेक्सुअल में जो वेरिएशंस हैं वो बहुत कम होंगे, देयर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ वेरी फ्यू वेरिएशन, जबकि सेक्सुअल में जो वेरिएशन है
उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब जब आपका एक ऑर्गेनिज्म से ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा तो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुआ है उस ऑर्गेनिज्म से वो बिल्कुल दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है, बिल्कुल ट्रू आइडेंटिकल होंगे। इसलिए जो एसेक्सुअल में वेरिएशंस कम होते हैं क्योंकि एक ही पेरेंट है, जबकि सेक्सुअल में दो अलग अलग पेरेंट्स हैं, दो अलग अलग पेरेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, तो जो नया बेबी प्रोड्यूस होगा उसके पास दो अलग अलग पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी वेरिएशंस ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो दे रिक्वायर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज आता है सेक्सुअल के ऊपर। मतलब क्या एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अगर हम सेक्सुअल के ऊपर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजियस है किस टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लेस टाइम और लेस एनर्जी में जो है बेबीज प्रोड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक ही पेरेंट का जरूरत है तो अपने से खुद प्रोड्यूस कर लेता है, तो वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट और टाइम का रिक्वायरमेंट काफी कम है। और सेक्सुअल का बात करें तो वहां क्योंकि दो पेरेंट्स हैं तो वहां पे टाइम रिक्वायर्ड ज्यादा होगा, क्योंकि दो पेरेंट्स मिलेंगे तभी तो बेबी प्रोड्यूस होगा, है ना। तो वहां पे जो बात है कि सेक्सुअल के केस में जो टाइम रिक्वायरमेंट है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, दोनों ही बहुत ज्यादा है, एसेक्सुअल में वो कम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम और बात करें सेक्सुअल और एसेक्सुअल के डिफरेंसेस का, तो जो आपका जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जो न्यू जनरेशन आएगा इन द केस ऑफ एसेक्सुअल, तो वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर सक पाएगा अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आएंगे तो, ठीक है। तो बेबीज जो प्रोड्यूस होंगे एसेक्सुअल के केस में तो वो अपने आप को एनवायरनमेंट चेंज के साथ अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। रीजन ये है कि उनके बॉडी में उतना ज्यादा वेरिएशंस नहीं होगा, ठीक है, उनका बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाएगा एनवायरनमेंट चेंजेस को। बट अगर हम सेक्सुअल का बात करें तो दे कैन अडेप्ट, ठीक है, उनके जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे वो खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, इजिली अडेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं पेरेंट से जब बेबी प्रोड्यूस होता है तो, ठीक है। तो ये हो गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंसेस। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं दोनों के, ठीक है। आपको देखिए ना, बात क्या है कि एडवांटेज आता है दोनों का लिखने, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल ओवर सेक्सुअल, तो इस केस में लिखेंगे कि एसेक्सुअल रिक्वायर्स लेस एनर्जी एंड लेस टाइम, वेयर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड मोर टाइम, ठीक है। अब उल्टा भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल, तो जो आपका इस सेक्सुअल में क्या होगा कि वेरिएशंस ज्यादा आएंगे, ठीक है, ज्यादा वेरिएशंस आने के कारण जो बेबीज प्रोड्यूस होंगे दे कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट मोर इजीली, वो आसानी से चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सकते हैं, वेयर एज एसेक्सुअल वाले नहीं कर पाएंगे ये चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आज के पार्ट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा फिनिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसेक्सुअल के हमारे पास यहाँ 5 टाइप्स हैं, इसके अलावा एक और है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे एसेक्सुअल का टाइप वो है फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन है। फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन मतलब टू ब्रेक। अगर हम फ्यूजन का सिंपल सा मीनिंग समझे तो फ्यूजन का मतलब होता है टूट जाना, स्प्लिट अप हो जाना, ब्रेक अप हो जाना, है ना। दो एक चीज है वो टूट के दो चीजों में बदल गया, इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन बोलते हैं। तो फ्यूजन भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है बाइनरी, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। एक है बाइनरी फ्यूजन, दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। तो अगर हम बाइनरी फ्यूजन का बात करें तो बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है हमारे पास अमीबा। बाइनरी का मतलब क्या होता है? आपने बाइनरी पढ़ा है पहले भी, बाइनरी नंबर्स, बाइनरी मतलब 2, ठीक है। तो मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म स्प्लिट अप हो जाए 2 अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा है, तो बस ये क्या होते हैं, सेल डिवीजन जैसे हमारे बॉडी में होता है, ये यूनिसेलुलर में होता है, याद रखना है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनमें होगा, ठीक है। तो एक सेल है अमीबा, वो क्या होगा, वो उसमें सेल डिवीजन हुआ और वो 2 अलग अलग सेल्स में बदल गया, तो इसी को बाइनरी फ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। अब मल्टीपल फ्यूजन भी होता है। मल्टीपल फ्यूजन किसमें होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम के बारे में आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम ही ऐसा प्रोटोजोआ है जो मलेरिया का इन्फेक्शन देता है ना। मलेरिया जो हमारे बॉडी में होता है वो इसी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। जो आपका मॉस्किटो है, यही वेक्टर्स होते हैं प्लाज्मोडियम के, उनके लेग्स पे प्लाज्मोडियम चिपका होता है, और जब मॉस्किटो हमको काटता है, डंक मारता है, तो क्या होता है कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी में चले जाता है। अब प्लाज्मोडियम देखिए क्या करता है, इट कैन डू मल्टीपल फ्यूजन, मतलब एक सेल बहुत तेजी से डिवाइड होता है, बहुत ज्यादा सेल्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये एक
लेयर बना लेता है अपने ऊपर, इसको सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। सिस्ट का एक लेयर बना लेता है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना लेता है अपने सेल पे, और इसके अंदर जो है ये जो आपका सिंगल सेल है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं तो ये क्या होता है, ये आपके जितने भी सेल्स हैं इस सिस्ट को तोड़ के बाहर आ जाते हैं सारे सेल्स। तो इस प्रोसेस को हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है बडिंग। बडिंग क्या होता है, तो बडिंग आपको देखने को मिलेगा हाइड्रा में और ईस्ट में, ठीक है। दो एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स याद रखना है, एग्जांपल याद रखना इसलिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल्स हैं उनको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए हाइड्रा में कौन सा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा, तो वहां पे कौन सा होगा, बडिंग। एसेक्सुअल होगा उसमें भी कौन सा, बडिंग होगा। तो याद रखना है इसको आपको बताना होगा वहां पे। आपको जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक में गिवन उनको याद रखना जरूरी है। तो बडिंग जो है हमारे पास हाइड्रा और ईस्ट में होता है। तो अगर बडिंग का बात करें तो बर्ड अगर आपने सुना होगा, बर्ड किसको बोलते हैं, कली को बोलते हैं एक तरह से, है ना। मतलब जो आपके जो छोटा सा फूल होता है जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, डेवलप नहीं हुआ है, उसको बर्ड बोलते हैं, कली, है ना। तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पे बर्ड होता है। जैसे कि हाइड्रा का बात करें तो ये हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यहाँ पे आपका छोटा सा, जब वो हाइड्रा पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो उसके बॉडी से एक बेबी हाइड्रा जो है बाहर निकलता है, बर्ड के फॉर्म में एक छोटा सा होता है, और धीरे धीरे जो है ये हाइड्रा बड़ा होते जाता है, ठीक है। और जब ये हाइड्रा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है ये बर्ड, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हाइड्रा जो है इससे अलग हो जाएगा, एक बेबी हाइड्रा यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पेरेंट हो गया और ये उसका डाउटर हो गया, ठीक है, इसका बेबी हो गया। तो इस तरह से देखिए सिंगल पेरेंट ही यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए ये एक एसेक्सुअल का टाइप है। अब अगर ईस्ट का बात करें तो ईस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जो आपका ईस्ट सेल होता है उसमें बर्ड आता है, फिर धीरे धीरे वो बर्ड बड़ा हो जाता है, बर्ड बड़ा होता है, फिर उसके ऊपर भी बर्ड आ जाता है, उसके ऊपर भी बर्ड आ जाता है। और जब ये आपका बर्ड, ये वाला बर्ड अगर पूरी तरह से जब डेवलप हो जाता है तो ये कट के अलग हो जाता है, ठीक है। फिर उस पर बर्ड्स आते हैं, फिर जैसे ये बड़ा होगा अच्छे से तो फिर ये कट के अलग हो जाएगा, और ऐसे करके वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन से, ईस्ट का अगर हम बात करें। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन देखिए उसमें उसका एग्जाम्पल है राइजोपस, जिसको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि सूखा रोटी बहुत दिनों तक रह जाता है या फिर ब्रेड, तो उस पर एक फंगस टाइप का आ जाता है, ठीक है, फंजाई आ जाता है। वो कौन सा फंजाई है, वो राइजोपस है। स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर फंजाई में ही होता है, तो राइजोपस है, ठीक है। राइजोपस मतलब मान लीजिए ये ब्रेड का टुकड़ा है, ठीक है, इस ब्रेड के टुकड़े पे यहाँ पे फंगस लगा हुआ है। तो अगर आप उसको एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें, मान लीजिए कि 100x वाले माइक्रोस्कोप से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या 50x वाले से भी हो जाएगा, अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिलेगा राइजोपस का, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर में आप देखिएगा तो ये जो हेड वाला टाइप है, यहाँ पे हेड जो दिख रहा है आपको, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ठीक है। यही स्पोर्स की मदद से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। मतलब जब ये राइजोपस पूरी तरह से बड़े हो जाएंगे तो ये जो आपका इनका जहाँ पे स्पोर्स है वो पोर्शन फट जाएगा, ठीक है। वो पोर्शन फटेगा, ब्रेक होगा, तो क्या होगा, जो स्पोर्स हैं वो पूरा फैल जाएंगे एयर में, ठीक है, या अगर मान लीजिए कि पानी के अंदर है तो वाटर में वो फैल जाएंगे, और एयर के साथ, वाटर के साथ वो बह के कहीं ऐसी जगह पे चले जाएंगे जहां पे, मतलब किसी दूसरी जगह पे चले जाएंगे। और जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जैसे मान लीजिए किसी ब्रेड पे गिर गए, रोटी पे गिर गए, है ना, मतलब ऐसा जगह मिल गया जहां पे उनको डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का से फूड वो ऑब्टेन कर सके, तो वो फिर से ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो राइजोपस है, जो फंजाई है, वो रिप्रोडक्शन करता है, इसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। इसके बाद अगर हम अगला बात करें तो अगला है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो देखिए फ्रेगमेंटेशन और जो बडिंग है, सॉरी फीजन है, वो बिल्कुल एक जैसा है। फीजन एंड फ्रेगमेंटेशन एक जैसी चीजें हैं। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि फीजन किस में होता है, यूनिसेलुलर में होता है, जबकि जो आपका फ्रेगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। और एक डिफरेंस ये है कि आपका फीजन जो है ये अपने आप होता है, ये नेचुरल है, मतलब इसको कोई करवाता नहीं है, ये अपने आप जब अमीबा बड़ा हो जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स में। जबकि जो आपका फ्रेगमेंटेशन है उस केस में क्या होता है, उस केस में टूटता है किसी नेचुरल कारण के कारण, नेचुरल कॉज के कारण। मान लीजिए कि आपका स्पाइरोगायरा है वो ब्रेक हो गया दो अलग अलग स्पाइरोगायरा में, ठीक है, मतलब टूट गया वो
नेचुरल से मान लीजिए कि पानी में है स्पाइरोगायरा एल्गी जिसको हम कहते हैं, वो पानी में है और पानी से तेज लहर आया और वो स्प्लिट हो गया, टूट गया, अलग अलग स्पाइरोगायरा में बदल गया, तो वो दोनों अलग अलग जो है डेवलप हो जाएंगे। ये दोनों आपके अब डाउटर हो गए, ठीक है, ये पेरेंट था। तो एक पेरेंट से फिर दो अलग अलग डाउटर आपको मिल जाएंगे, 3 भी मिल सकते हैं, जहां से वो टूटेगा वहां से वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब ही होता है टुकड़ा, है ना, फ्रेगमेंट यानी टुकड़ा। तो फ्रेगमेंटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ऑर्गेनिज्म है वो टुकड़ों में टूट जाता है किसी नेचुरल फोर्स के कारण, ठीक है। तो फोर्स के कारण, किसी आउटर फोर्स के कारण या एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो पेरेंट है वो ब्रेक हो जाता है, और जो ब्रेक्ड दो अलग अलग पार्ट्स हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, वो फिर डेवलप हो जाते हैं न्यू स्पीसीज में। इसके बाद हम जो अगला टाइप है हमारे पास वो रीजनरेशन है। अब रीजनरेशन भी बिल्कुल फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है। देखिए आपको ना डिफरेंसेस लिखने आते हैं, डिफरेंस किसका किसका लिखने आएगा, फीजन और फ्रेगमेंटेशन के बीच में डिफरेंस लिखने आ सकता है। तो हम डिफरेंस क्या लिखेंगे, फीजन यूनिसेलुलर में होगा और फीजन जो है और मतलब उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत नहीं है, जबकि फ्रेगमेंटेशन मल्टीसेलुलर में होगा और इसको एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत है। इसके बाद अगर रीजनरेशन का बात करें तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों मल्टीसेलुलर्स में होगा और दोनों में एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो आपका रीजनरेशन है उसमें स्पेशल सेल्स होते हैं, रीजेनरेटिंग सेल्स। रीजेनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ऑर्गेनिज्म में जो रीजेनरेशन करते हैं। मतलब अगर आपने छिपकली देखा होगा, ऐसे इसका एग्जांपल में छिपकली नहीं लिखना है, पर आपने छिपकली देखा होगा, जब उसका पूंछ कट जाता है तो कुछ दिनों के बाद वो जो पूंछ है वो फिर से आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका जो वहां पे पूंछ है, जो टेल है, एंड का पार्ट है, वहां पे क्या प्रेजेंट है, वहां पे रीजेनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट है जो उसके पूंछ को दोबारा जनरेट कर सकते हैं। वैसे ही जहां पे जिस पोर्शन में रीजेनरेटिंग सेल्स होंगे वहीं से वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। मतलब अगर स्पाइरोगायरा कहीं से भी टूट जाए फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में, वो पेरेंट कहीं से भी टूट जाए तो वो डेवलप हो जाएगा बेबीज में। पर अगर हम रीजनरेशन का बात करें, प्लानेरिया में होता है, प्लानेरिया का स्ट्रक्चर आपने क्लास 9 में पढ़ा है ना, डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो लेकिन ये वहीं से कटे जहां पे रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट है, रीजनरेटिंग सेल्स जहां प्रेजेंट है, अगर वो वहीं से ब्रेक होगा तभी वो न्यू ऑर्गेनिज्म में बदलेगा, मतलब नया ऑर्गेनिज्म जो है उस पार्ट से प्रोड्यूस होगा। मान लीजिए कि यहां से कट जाता है बिल्कुल छोटा सा पार्ट, इतना सा पार्ट, अब इसके पास रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये पार्ट अब नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं होगा। और डेवलप कहां पे होगा, जहां पे रीजनरेटिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे। पर इस केस में ऐसा नहीं है, कहीं से भी टूट जाए, इतना सा भी पार्ट टूट जाए तो वो डेवलप हो जाएगा न्यू बेबी में। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। आप नोट्स बना सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग जो है एक टॉपिक जो बच गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वो करेंगे। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये प्लांट्स में होता है। तो अभी तो हम बोल रहे थे कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो प्लांट्स जो है वो दोनों रिप्रोडक्शन, 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। वो सेक्सुअल भी कर सकते हैं, वो एसेक्सुअल भी कर सकते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसको भी आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम बात करें, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये जो प्लांट्स होते हैं इस पार्ट को हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं प्लांट का, ठीक है। प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीफ जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें फ्लावर्स का, सीड्स का, फ्रूट्स का, तो ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन करने के लिए बेसिकली नहीं बने हैं, वो फूड बनाने के लिए, फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर मिनरल्स अब्जॉर्ब करने के लिए, ऐसे फंक्शंस के लिए बने हैं, जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, तो उनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो स्पेशलाइज्ड हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ऐसे पार्ट्स जैसे फ्लावर है, सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनको हम रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं।
तो अब बात यह है कि अगर इन तीनों से रिप्रोडक्शन होता है, फ्रूट, फ्लावर, सीड्स से, तो उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं प्लांट्स के केस में। और अगर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है तो वो एसेक्सुअल हो जाता है, और उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से वो प्रोपेगेशन हुआ, वो रिप्रोडक्शन हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अगर हम देखें तो दो टाइप हैं इसके, बहुत ही आसान है इसके बारे में पढ़ना, नेचुरल और आर्टिफिशियल। दो तरह के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको देखने को मिलेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं, जैसे जो आपका रूट है ना, रूट से जो प्लांट्स, रूट, स्टेम और लीफ, यही तीनों चीजें हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। मान लीजिए रूट से जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जैसे स्वीट पोटैटो है, इसका नेचुरल एबिलिटी है कि ये रूट से रिप्रोड्यूस कर सकता है ना। स्वीट पोटैटो जो होता है इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर, है ना, शकरकंद जिसको बोलते हैं हम लोग, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें रूट हेयर्स होते हैं। यही रूट हेयर्स का प्रेजेंस जो है बताता है कि वो रूट है स्वीट पोटैटो। अगर हम पोटैटो का बात करें तो वो ऐसा स्टेम है जो रिप्रोडक्शन कर सकता है। पोटैटो अगर आपने देखा होगा तो पोटैटो अगर आप बहुत दिनों तक रख देते हैं उसको, तो उस पे एक तो पहले पोटैटो स्टेम है या रूट है, इसके बारे में आपको पता करने के लिए पोटैटो को आप ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से, तो वहां पे ये हेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, रूट हेयर्स वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। रूट हेयर्स प्रेजेंट है तभी वो रूट है, रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम रूट नहीं बोल सकते। इसके बाद अगर आप पोटैटो को बहुत दिनों तक रख देते हैं तो आपको दिखेगा उससे क्या कि ग्रीन ग्रीन पार्ट जो है उससे डेवलप होने लगा पोटैटो से। ठीक है, तो वो जो आपको ग्रीन पार्ट मिल रहा है वो लीफ है। तो लीव्स कहाँ से आते हैं? स्टेम से ही जनरेट होते हैं। मतलब पोटैटो क्या है? एक स्टेम है जो कि रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने जैसे और पोटैटोस बना सकता है। ठीक है, तो देख लीजिए सिंगल पेरेंट है, स्वीट पोटैटो एक पेरेंट है, पोटैटो भी क्या है? एक पेरेंट है। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। इसके बाद अगर लीफ का बात करें तो लीफ का एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा, वो है ब्रायोफाइलम। तो लीव्स जो है वो लीफ की मदद से भी प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो ब्रायोफाइलम है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है। ठीक है, मतलब सजावट के पर्पज से जिसको हम लोग यूज करते हैं। कुछ बहुत बड़ा सा प्लांट होता है, लीफ होता है उसका, काफी बड़ा लीफ होता है। तो जहाँ पे जो नोड्स होते हैं लीफ के, ठीक है, यहाँ से न्यू प्लांट इसमें जनरेट होता है। कैसे होता है कि मान लीजिए ये लीफ है, ये टूट के जमीन पे चला गया, जमीन पे इसमें मिट्टी आ गया। ठीक है, मिट्टी से ये दब गया, इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गए जो कि एक प्लांट को चाहिए, जैसे वाटर मिल गया, मिनरल्स मिल गए सॉइल में अच्छे। ठीक है, तो क्या होगा? इस नोड्यूल्स से जो है नए प्लांट्स ग्रो होने लग जाएंगे। ठीक है, तो लीफ में ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जो अपने लीफ से रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये नेचुरल के बारे में हमने पढ़ा यहाँ पे, तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल का बात करें तो कुछ हैं जिनसे हम लोग जबरदस्ती, मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं पर हम उनसे एसेक्सुअल यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी खुद से, मतलब आर्टिफिशियल चीजों की मदद से करवाते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो टाइप है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, उसमें भी तीन टाइप्स हैं। एक है कटिंग, एक ग्राफ्टिंग और एक लेयरिंग। तीन टाइप नहीं, इनको तीन मेथड कह सकते हैं हम लोग, कि आर्टिफिशियली हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो करवाएंगे वो इन तीन मेथड से करवा सकते हैं। तो कटिंग बहुत ही आसान सा चीज है, मतलब जैसे रोज का अगर आपने स्टेम देखा होगा तो बस रोज का जैसे प्लांट है तो इसका स्टेम को काटना है। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ से स्टेम निकले हुए हैं, तो किसी एक स्टेम को काट के हम लोग सॉइल में कहीं पे डाल देते हैं फिर से। ठीक है, तो धीरे धीरे उससे क्या होगा, रूट वहां पे आने लग जाएंगे और वो जो स्टेम है वो फिर से एक नए प्लांट में डेवलप हो जाएगा। काटना है और बो देना है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कटिंग बोलते हैं। ये बहुत सारे जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनमें यूज होता है, जबकि वो फ्लावर्स हैं उनके पास वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, पर हम लोग जो है खुद उनसे एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं इस केस में, कटिंग के केस में, इसलिए इसको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राफ्टिंग का, तो ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल है मैंगो। ग्राफ्टिंग के केस में देखिए क्या होता है। ग्राफ्टिंग के केस में मान लीजिए कि दो मैंगो प्लांट्स हैं यहाँ पे, मतलब बड़े ट्रीज का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, प्लांट्स का बात कर रहे हैं। ठीक है, दो प्लांट्स हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं। मान लीजिए
इसका जो मैंगो है वो काफी टेस्टी है पर साइज छोटा है, ठीक है। इसके मैंगोज काफी बड़े हैं पर इतना बड़ा भी नहीं होगा, काफी बड़े हैं पर उनका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं, हमको क्या चाहिए कि उसका ये तो जो साइज है बड़ा बड़ा मैंगो हो और साथ में उसका टेस्ट बेटर हो जाए। मतलब दो अलग अलग टाइप है मैंगो प्लांट का ही, एक में जो है टेस्ट अच्छा है और एक का साइज बेटर है। तो अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि ऐसा प्लांट मिले हमको जिसका साइज भी बड़ा हो और टेस्ट भी काफी अच्छा हो, काफी मीठा लगे वो खाने में। तो क्या होगा, हम लोग अब ट्री को नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़ा पुराना पेड़ है उसको आप काट रहे हैं, नहीं। हमको छोटा सा प्लांट, छोटा सा इस साइज का प्लांट, ठीक है, मीडियम साइज प्लांट कह सकते हैं, ले रहे हैं हम लोग। और वहां पे क्या करेंगे, हम जहां पे इक्वल थिकनेस है दोनों प्लांट्स में, ठीक है, वहां से हम उसको कट कर देंगे, काट देंगे। काटने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस प्लांट को उठा के यहाँ रख देंगे और इस प्लांट को उठा के यहाँ रख देंगे। रखने के बाद अब यहाँ पे मिट्टी वगैरह सब लगा के, बहुत सारा मिट्टी लगा के या फिर गोबर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, वो लगा के आपको क्या करना है, टाई अप कर देना है यहाँ पे, किससे, कपड़े से, बहुत ही मजबूती से उसको बांध देना है, ठीक है, इसको भी और इसको भी। तो अब जो आपका, और इसको बहुत ही केयर के साथ हैंडल करना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप, मतलब हम लोग नहीं कर सकते, इनके अलग से टेक्नीशियंस होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं लेबर्स जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा जब करते हैं तो देखिए क्या होता है, इनको कलम पेड़ बोलते हैं, ठीक है, आपको मिलता होगा मार्केट में कलम किया हुआ पेड़, जो छोटा सा ही होता है और उसमें क्या होते हैं, फ्रूट आने लग जाते हैं। तो वैसे इन्हीं से वो ऐसे इसी मेथड से, ग्राफ्टिंग के मेथड से उनको प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम अब जो ये ट्री बनेगा, जब ये ट्री डेवलप होगा, ट्री डेवलप कैसे होगा, जब ये दोनों को आपने टाई किया तो इनके जाइलम फ्लोएम के वेसल्स धीरे धीरे मिल जाएंगे, ये एक वेसल बन जाएगा पूरा प्लांट में। और अब क्या होगा कि इसमें, इस प्लांट में, दोनों ही प्लांट्स में दोनों प्लांट के फीचर्स आ जाएंगे। मतलब अब वो टेस्ट भी अच्छा देगा और साइज भी बड़ा होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा प्लांट, दो प्लांट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों का आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए वो मिल जाएगा। एक का कंफर्म है कि टेस्ट अच्छा होगा, साइज बड़ा होगा, हो सकता है कि दूसरे वाले का टेस्ट भी खराब हो जाए और साइज भी छोटा हो जाए। तो ऐसे प्लांट्स को हटा दिया जाता है, पर जो प्लांट हमको चाहिए वो मिल जाता है ग्राफ्टिंग की मदद से, ठीक है। अब लास्ट बचता है लेयरिंग। लेयरिंग भी बहुत ही आसान सा है। मान लीजिए जैस्मीन का प्लांट है यहाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मतलब इसमें स्टेम्स निकले हुए हैं। तो ये जो एक स्टेम है, एक स्टेम को लेना है और क्या कर देना है, उनको छील के, यहाँ पे छील के मिट्टी के अंदर डाल देना है, ठीक है। और जब आप छील दीजिएगा, छील के मिट्टी के अंदर डाल देना है, लेयर बना देना है मिट्टी का स्टेम के ऊपर। तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि ये जो स्टेम है यहाँ पे, जैसे रूट्स थे, बहुत बड़े बड़े रूट्स होंगे, तो इस स्टेम से भी रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये जैस्मीन में ऑब्जर्व किया गया है, यहाँ पे रूट्स आपके निकल जाएंगे। और फिर क्या करना है हमको, इस प्लांट से कट करके उसको अलग कर देना है। अब ये जो जैस्मीन का ये जो आपका स्टेम था, वो अब एक नया प्लांट डेवलप कर देगा। तो इस प्रोसेस को हम लेयरिंग बोलते हैं। तो हाँ, एक ग्राफ्टिंग में एक बात याद रखना है कि सेम टाइप ऑफ प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंगो है, उसके साथ आपने अमरूद का पेड़ लगा को कर दिया ग्राफ्ट, तो अमरूद इतने बड़े बड़े मिलने लग जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। हमको क्या होगा, हमको चाहिए सेम टाइप ऑफ प्लांट। मैंगो है तो दूसरा भी मैंगो होना चाहिए, भले उनका कैटेगरी अलग अलग हो सकता है कि ये किसी और टाइप का मैंगो है, ये किसी और टाइप का मैंगो है, उसमें चल जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि आप ग्रेप्स का प्लांट है और उसमें मैंगो का प्लांट को क्राफ्ट कर दिए कि सोचे इतना बड़ा बड़ा ग्रेप्स हमको मिलने लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी खत्म कर लिया। तो आज का वीडियो जो है वो यहीं पे फिनिश होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, तो तब तक के लिए आप रेडी रहिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्द ही आएगा 2 दिनों के अंदर। थैंक यू।